-6 हिंदी। अध्याय 321 पिलोक। माइकल ने क्राफ्ट विटन से प्राप्त मेमोरी क्रिस्टल और अन्य सामान एक तरफ रख दिए। 2 दिन पहले क्राफ्ट को 2000 से कुछ अधिक कृषि ब्लूप्रिंट सौंपने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति मेकू पहुंचने से पहले उसे आवश्यक सभी चीजें देने के लिए ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश कर गया। माइकल ने अपने दिमाग में अंकित ज्ञान का उपयोग करते हुए विशाल ज्ञान की पुस्तकों को स्मृति क्रिस्टल में दर्ज किया, जिन्हें बाद में उसने अपने मेहनती सहयोगी समन्स को सौंप दिया। उसने अपने क्षेत्र में एक छोटी यात्रा की ताकि वह विस्तार कर रहे भूमिगत गढ़ाई हॉल, ड्रेका के अवशेष, रसायन शास्त्र घर जिसमें हर कोई औषधियों और गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, और जादूगर के ठिकाने का जायजा ले सके, इससे पहले कि वह फिलहाल के लिए उत्पत्ति विस्तार को छोड़ दे। वे मेकू पर पहुंचने ही वाले थे और माइकल को यकीन नहीं था कि वह अपने प्रशिक्षण और क्षेत्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से ओरिजिन एक्सपेंस में कब प्रवेश कर पाएगा। जब माइकल रूनिक गेट से निकलकर विशाल अंतरिक्ष यान में अपने छोटे से केबिन में वापस आया, तो वह कुर्सी पर बैठ गया, अपने शरीर के चारों ओर बंधी 3 सीट बेल्ट को समायोजित किया और धैर्यपूर्वक उनके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने क्रिस्टल घड़ी खोलकर पिछले कुछ दिनों में छूटे संदेशों और सूचनाओं को देखा। सौभाग्य से उससे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छूटा था। उतरने के तुरंत बाद कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करने के लिए माइकल ने उन्हें मिले निर्देशों को एक बार फिर पढ़ा। वह व्यवहार करने का तरीका जानता था और बरसेर्केस और वॉरलॉक सैंटोस के पारंपरिक मूल्यों से पूरी तरह परिचित था, लेकिन नियमों को एक बार फिर अच्छी तरह से याद कर लेना फायदेमंद साबित हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई गाइडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिसे बारीकियों से बहुत लगाव था, माइकल को ये भी पता नहीं चला कि तुआर प्रकार का अंतरिक्ष यान मेकू की ओर उतरना शुरू कर चुका है। उनका उतरना लगभग 2 घंटे तक चला, जो मुख्य रूप से उन प्रोटोकॉल के कारण था जिनका उन्हें पालन करना था, लेकिन माइकल को कुछ भी पता नहीं चला। वह विस्तृत मार्गदर्शिकाओं और अपने दिमाग में कौंध रहे उलझे हुए विचारों में इतना मग्न था कि उसे तभी एहसास हुआ कि वे आ गए हैं जब क्राफ्ट विटन ने फुसफुसाती ऊर्जा के माध्यम से उससे बात की। तुम केबिन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या कुछ गड़बड़ है, या तुम इतने स्तब्ध हो कि हिल भी नहीं पा रहे? बूढ़े आदमी ने माइकल को उसकी तंद्रा से बाहर निकालते हुए चिल्लाया। माइकल पहले तो असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर दाईं ओर की खिड़की से आती तेज धूप देखकर दंग रह गया। उसने आंखें सिकोड़कर बाहर देखा, ये जानने की उत्सुकता में कि उसने क्या खो दिया है। ये क्या? वह चौंक कर बोला। उसके सामने एक भव्य दृश्य प्रकट होते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उनकी दृष्टि में एक विशाल भव्य शहर प्रकट हुआ। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वह शहर न केवल बहुत विशाल था, बल्कि उसने पहले कभी ऐसा शहर नहीं देखा था। तुआर प्रकार का अंतरिक्ष यान एक चपटी पर्वत श्रृंखला के ऊपर उतरा, जो एक विशालकाय पर्वत के ठीक बगल में स्थित था, और वह पर्वत बादलों को आसानी से चीरता हुआ दिखाई देता था। और पहाड़ के बगल में शहर बसा हुआ था। यह एक ऐसा शहर था जिसमें प्राचीन और आधुनिक काल के तत्व मिश्रित थे, इतिहास और प्रौद्योगिकी का एक सहज संगम था। शहर की वास्तुकला प्राचीन संरचनाओं और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का एक अद्भुत मिश्रण थी। पत्थरों से बनी सड़कें उन इलाकों से होकर गुजरती थीं जहां अलंकृत नक्काशी से सजी ऐतिहासिक पत्थर की इमारतें आसमान को छूती कांच और स्टील की अद्भुत इमारतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। पहली नज़र में यह अजीब लग रहा था, लेकिन माइकल को लगा कि शहर का अपना ही आकर्षण है। वह इमारतों की ओर खींचा चला गया और भव्य शहर के नज़ारे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था। माइकल को लगा कि उसकी आंखें उसके सामने फैले इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसने कई स्तरों के एनहांसमेंट के साथ ईगल आइज को भी सक्रिय किया ताकि वह शहर की बारीकियां देख सके, जो समतल पर्वत श्रृंखला पर उनकी वर्तमान स्थिति से कई हजार मीटर नीचे स्थित था। कुछ देर बाद माइकल अपनी सीट से उठ बैठा। उसने देखा कि इलिस जेनोविया उसे घूर रही है, और फिर उसने गहरी आह भरी। इमारतों से तुम्हारा ध्यान इतनी आसानी से कब से भटकने लगा? उसने थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में पूछा। अगर कोई और होता तो वह अपने सेवकों को उसे लाने के लिए भेज देती, या फिर उन्हें इतनी ठंडी निगाहों से घूरती कि वे गायब हो जाना चाहते। लेकिन माइकल थोड़ा अलग था। ओह, माफ करना, मैं शहर के ढांचे में कई युगों के मिश्रण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ऐसा लगता है जैसे इनमें से कुछ इमारतें हजारों वर्षों से समय के गुजरने की गवाह रही हो। माइकल बड़बड़ाते हुए एलिस के पीछे पीछे केबिन से बाहर निकल गया। उसने उसकी कलाई को इतनी कसकर पकड़ लिया मानो उसे लगा हो कि जैसे ही वह उसे छोड़ेगी, माइकल गायब हो जाएगा।
माइकल उसे अपनी मर्जी से सब कुछ करने देता रहा और साथ ही साथ रास्ते में आने वाली खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता रहा। प्राचीन और आधुनिक युग का यह मिश्रण माइकल को बेहद दिलचस्प लग रहा था। वह पुरानी इमारतों में आपस में गुंथी हुई घनी ऊर्जा धाराओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वह एलिस से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जब उसके होंठ खुले और उसने अपने संदेह व्यक्त किए, तब तक वे अंतरिक्ष यान से बाहर निकल चुके थे। एलिस जेनोविया ने माइकल को छोड़ दिया और कालेब की ओर इशारा किया, जो उसकी ओर चल पड़ा। एलिस ने कालेब से कुछ कहा, जिस पर कालेब ने अपनी भौहें उठाईं और फिर उसकी नज़र माइकल पर पड़ी। उसने सिर हिलाया और माइकल की ओर चल पड़ा। क्या तुम पिछले कुछ दिनों में सचमुच ख्यालों में खो गए थे? कालेब ने चिढ़ाते हुए पूछा। हालांकि मुझे यह मानना पड़ेगा कि पिलोक काफी खूबसूरत दिखता है। इस शहर का अपना अलग ही आकर्षण है। पिलोक, यह उस शहर का नाम था जो पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित था। माइकल मुस्कुराया और उत्साह से अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि युगों को मिलाने का विचार किसके मन में आया, उसने बुदबुदाते हुए कहा, जिससे कालेब ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें पता है ना कि अकादमी में स्थित कोलोसियम भी एक पुराने जमाने की इमारत है। पिलोक में तो पुराने जमाने की और भी इमारतें हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सैकड़ों साल पहले बरसेरकस और वॉरलॉक सैंटोज ने मिलकर पिलोक का निर्माण किया था। ये वॉरलॉक सैंटोज और बरसेरकस के गठबंधन का संस्थापक शहर है। सदियों से वे पिलोक का निर्माण और विस्तार करते आ रहे हैं, और यही वह शहर है जहां ट्राइटन गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कालेब ने लिंकन और जीक की ओर देखते हुए समझाया, जो उनके साथ शामिल हो गए थे। पिलोक बरसेरकस और वॉरलॉक सैंटोस की सबसे युवा पीढ़ी का प्रशिक्षण स्थल भी है। उनमें से सबसे शक्तिशाली अपना जीवन पिलोक में बिताते हैं, प्राचीन उत्पत्ति संरचनाओं का उपयोग करके अपने शरीर, मन और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। अकादमी में स्थित कोलोसियम, बरसेरकस और वॉरलॉक सैंटोस द्वारा लाई गई प्राचीन संरचनाओं और उनके प्रभाव की तुलना में कुछ भी नहीं है, जीक ने अपनी नीरस आवाज में कहा। लिंकन सहमत हो गया और थोड़े और उत्साह के साथ बोला, और यह वह जगह है जहां हम अगले 3 महीनों तक अंतरआयामी ध्वज युद्ध की तैयारी के लिए प्रशिक्षण लेंगे। खैर, बैटल एक्सचेंज के दौरान प्रतिभागियों के रूप में चुने जाने के बाद हमें विभिन्न प्राचीन संरचनाओं में प्रवेश करने के कई मौके दिए जाएंगे, किसी न किसी तरह से। ये बैटल एक्सचेंज के सदस्यों के रूप में हमें मिलने वाले लाभों में से एक है। वंशजों की बातें सुनने के बाद माइकल को लगा जैसे वह मूर्ख था। खैर, शायद वह थोड़ा मूर्ख था क्योंकि उसे पता नहीं था कि जीक और लिंकन किस बारे में बात कर रहे थे। वह जानता था कि प्राचीन संरचनाएं क्या होती हैं, और ये संरचनाएं स्वाभाविक रूप से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं और उसे अपने परिवेश में छोड़ सकती हैं। हालांकि लिंकन के उत्साह को देखते हुए माइकल को लगा कि प्राचीन संरचनाओं के बारे में उसका ज्ञान उम्मीद से कहीं अधिक कम है। लेक्सार्टा पुस्तकालय पुरानी भाषाओं और प्राचीन खंडहरों के ज्ञान से अपना दिमाग भर लेने का मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वज्ञानी हो गया हूं। मैं समझता हूं। माइकल ने अपनी मूर्खता पर सिर हिलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसे ज्ञान की कमी होना शर्मनाक नहीं लगता था। शर्मनाक तो तब होता जब ज्ञान की कमी जानते हुए भी वह मूर्ख और अज्ञानी बना रहता। सीखना हर किसी के जीवन में एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, और माइकल ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे सब कुछ पता होगा। फिर भी ओरिजिन एक्सपेंस के प्राचीन खंडहरों से एकत्रित की गई और युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए लाई गई प्राचीन संरचनाओं के बारे में जानना काफी दिलचस्प था। पिलोक को खून, पसीना और आंसुओं का प्राचीन शहर यूं ही नहीं कहा जाता, कालेब ने माइकल की कोहनी को धक्का देते हुए कहा, जब उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त इतना स्तब्ध था कि कुछ कह नहीं पा रहा था। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने तीनों वंशजों की बातें सुनी जो पर्वत श्रृंखला से नीचे उतर रहे थे। अब तक माइकल ने किसी बरसेके या वॉरलॉक सेंटोर को नहीं देखा था। उसे पूरा यकीन था कि वे कहीं छिपे नहीं थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई भी उनके शहर में उनका स्वागत करने के लिए प्रकट नहीं होगा। माइकल को यह थोड़ा अजीब लगा, हालांकि उसने पहले जो गाइड पढ़ी थी उसमें इसका जिक्र था। वॉरलॉक सैंटोस और बरसेरकस अपने सहयोगियों का स्वागत नहीं करते थे, खासकर तब जब वे किसी गठबंधन में हों। आखिरकार ट्राइटन गठबंधन ने वॉरलॉक सैंटोस और बरसेरकस की परंपराओं के अनुसार तीनों जातियों को एक बड़े परिवार में बदल दिया था। और अगर परिवार को घर का रास्ता खुद पता हो तो उन्हें हवाई अड्डे से लेने जाना भी जरूरी नहीं था। पहाड़ की तलहटी तक जाने वाली एक लंबी और घुमावदार सीढ़ी थी। छात्रों और प्रोफेसरों को पिलोक तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां उतरनी पड़ती थीं। बहुत गहरी खाई थी, लेकिन माइकल को कुछ महसूस ही नहीं हुआ।
उसका ध्यान नीचे फैले विशाल शहर और चारों ओर गूंजती आवाजों पर था, खासकर ऊपर से आ रही आवाजों पर। ऊपर से आ रही आवाजों से थोड़ा विचलित होकर माइकल ने आसमान की ओर देखा। इसके बाद उसके कदम धीमे हो गए और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लगता है बाकी लोग आ गए हैं, कालेब ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि माइकल उन 8 अंतरिक्ष यानों को घूरता रहा जो नीचे उतरना शुरू कर चुके थे। पिलोक का बाजार चहल पहल से भरा हुआ था, जहां पारंपरिक दुकानों में हस्तनिर्मित वस्तुएं और विदेशी मसाले बेचने के साथ साथ आधुनिक तकनीक और फैशन से सजी दुकानें भी मौजूद थीं। विक्रेता बुनी हुई टोकरियों, सम्मनिंग स्क्रॉल और डिजिटल डिस्प्ले पर एक साथ सामान बेच रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में परिवहन के साधन विरोधाभासों का एक अनूठा संगम थे। विशालकाय ठेले वाली गाड़ियां सड़कों पर हवा में तैरती शटलों के साथ साथ चलती थीं। घोड़ों के खुरों की गूंजती हुई आवाजें चारों ओर शटलों की धीमी गुनगुनाहट के साथ गूंजती थीं। जैसे ही माइकल और बाकी लोग हजारों सीढ़ियों वाली नरक जैसी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, उनका ध्यान उन पार्कों और उद्यानों की ओर आकर्षित हुआ जिन्हें समय के नखलिस्तान कहा जा सकता था। प्राचीन मूर्तियां समकालीन कला प्रतिष्ठानों के साथ साथ प्रदर्शित थीं। पारंपरिक पैगोडा सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशनों से सुसज्जित अभिनव बाहरी बैठने के क्षेत्रों के बगल में छाया प्रदान कर रहे थे। पिलोक का क्षितिज अतीत और वर्तमान के बीच झूलता हुआ प्रतीत होता था। इसमें एज़टेक मंदिर और घंटाघर के साथ साथ चिकनी, रोशन ऊंची इमारतें भी शामिल थीं। और फिर पिलोक के नागरिक, बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस थे, जो एक अद्वितीय द्वंद्व के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे, बहने वाले वस्त्रों से लेकर आधुनिक सूट और यहां तक कि युद्ध सूट तक विभिन्न प्रकार के परिधान पहने हुए थे। विभिन्न युगों के बीच व्यापक असमानताओं के बावजूद शहर सद्भाव और सुख से परिपूर्ण था। अतीत की गूंज वर्तमान की धड़कन के साथ घुलमिल गई थी, जो यहाँ के निवासियों और आगंतुकों को संस्कृतियों, सौंदर्यशास्त्र और प्रौद्योगिकियों के एक गतिशील मिश्रण का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती थी, जो प्राचीन ज्ञान और संरचनाओं तथा आधुनिक युग की प्रगति के बीच की खाई को पाटती है। यह उन जगहों से बिल्कुल अलग दुनिया थी जहां माइकल पिछले कुछ महीनों में गया था। यह असाधारण था, लेकिन माइकल की विस्मय की भावना अभी कम नहीं हुई थी। वास्तव में ये तो अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, माइकल और अन्य लोगों का सामना पहले बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस से हुआ। वे हथियारों से पूरी तरह लैस थे, मानो वे किसी भी क्षण युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हों। बरसेरकर्स लाल त्वचा और ज्यादातर गहरे लाल रंग की आंखों वाली एक मानवाकार जाति थी। उनमें से सबसे छोटा बरसेरकर्स 3 मीटर लंबा था और उनकी चौड़ी काया और उभरी हुई मांसपेशियां उन्हें लंबाई के बराबर ही चौड़ा दिखाती थीं। हालांकि असल में ऐसा नहीं था। उनकी काया चौड़ी तो थी, लेकिन वे खून की प्यास से ग्रसित दिखने वाले छोटे दानवों की तरह लगते थे, जिनके शरीर का हर इंच रक्तपिपासु आभा से घिरा हुआ था। कुछ बरसेरकर्स के पास 2 जोड़ी भुजाएं थीं, कुछ दूसरों से बड़े थे, और फिर बरसेरकर्स का एक छोटा समूह ऐसा भी था जिनकी पूंछ एक लचीले मॉर्निंग स्टार की तरह दिखती थी। वे सामने खड़े मनुष्यों को घूरते हुए प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। उनकी उपस्थिति ही ध्यान आकर्षित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। इस बीच बरसेरकर्स के बगल में खड़े वॉरलॉक सेंटोस भी कुछ खास अलग नहीं थे। उनकी उपस्थिति भी प्रभावशाली थी, हालांकि उनकी शांति कहीं अधिक प्रभावशाली थी। उनकी शांत, गहरी आंखों में देखते हुए माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्या वॉरलॉक सेंटोस ज्वालामुखी विस्फोट के बगल में स्थित शांत झीलें थीं। वॉरलॉक सेंटोस का रूप रंग माइकल द्वारा ऑनलाइन पढ़े गए विवरण से मिलता जुलता था। उनका निचला शरीर लगभग घोड़े जैसा था, वहीं उनका ऊपरी शरीर मनुष्य जैसा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वॉरलॉक सेंटोस की भी कई किस्में थीं। कुछ वॉरलॉक सेंटोर 3 आंखों वाले थे, कुछ ऐसे थे जो मानव रूप में रूप बदल सकते थे, और कुछ ऐसे थे जिनका निचला शरीर एक विशालकाय बैल जैसा दिखता था। माइकल के लिए यह एक दिलचस्प नजारा था, जिसने अब तक केवल उनके सहयोगियों की तस्वीरें ही देखी थीं। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस ने अपनी मुठ्ठियां अपनी छाती पर पटकी और कुछ ऐसा कहा जो माइकल को समझ नहीं आया। एलिस और अन्य प्रोफेसरों ने जवाब में कुछ कहा। इसके बाद कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस मुड़ गए। उन्होंने समूह को अपने पीछे आने का इशारा किया और शहर की ओर चल दिए। इस बीच बाकी बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस वहीं रुक गए। उन्होंने सीढ़ियों के मध्य भाग को देखा और अन्य समूहों के आने का इंतजार करने लगे। माइकल ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल कालेब ने उसे बगल से धक्का देकर दूसरों के पीछे चलने को कहा, जिससे वह तुरंत वापस मुड़ गया। पिलोक शहर में प्रवेश करते ही माइकल का ध्यान प्राचीन संरचनाओं की ओर आकर्षित हुआ।
वह उनमें से कुछ में प्रवेश करके अध्ययन करना चाहता था, लेकिन शहर में उनका मार्गदर्शन कर रहे बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस इतने तेज थे कि वह कुछ भी अध्ययन नहीं कर पाया। वे उन्हें शहर के बाहरी इलाके से ले गए और प्रतिभाशाली मानवों के समूह को एक विशाल गगनचुंबी इमारत तक पहुंचाया। ये जगह सभी मनुष्यों के लिए आरक्षित है। प्रोफेसरों और सन को सूट दिए जाएंगे। बाकी लोग खुद ही इसका इंतजाम कर लें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो बेहतर कमरे के लिए लड़ें। सैफायलेक मिलिट्री अकादमी के छात्रों के गगनचुंबी इमारत में प्रवेश करने के बाद सबके सामने खड़े बरसेरकर ने कहा। यह एक होटल था और वह जगह थी जहां अगले कुछ हफ्तों तक सभी इंसान ठहरेंगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। चूंकि यहाँ अलग अलग जगहों से आए 9 मानव समूह हैं, इसलिए हो सकता है कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से न जानते हों। आप आज एक दूसरे को जान लें ताकि कल की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। तहखाने में एक जिम, एक स्विमिंग पूल, एक गुरुत्वाकर्षण कक्ष और कुछ अन्य स्थान हैं जिनका उपयोग प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए किया जा सकता है, बरसेरकर के बगल में खड़े वॉरलॉक सेंटोर ने घोषणा की। फिर बरसेरकर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, वरना कल से मैं गलती से तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता हूं। कुछ छात्र बरसेरकर को हैरानी से देख रहे थे, उन्हें थोड़ा भ्रम हो रहा था। उनमें से एक ने वही बात कह दी जो बाकी सब सोच रहे थे, तुम बैटल एक्सचेंज के प्रतिभागी हो। बरसेरकर एक तृतीय स्तरीय लॉर्ड था जिसकी आभा अत्यंत रक्तपिपासु थी। द्वितीय स्तर के अधिकांश मानव लॉर्ड बरसेरकर को हिचकिचाते हुए देख रहे थे, क्योंकि वे युद्ध के दौरान उसके जैसे शक्तिशाली योद्धा को हराने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहे थे। इसी बीच कालेब, लिंकन और जीक ने बरसेरकर को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। हाँ, मैं हूं, और मैं आप में से कुछ सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के साथ भव्य युद्ध करना चाहता हूं। आप में से अधिकांश तो तुच्छ चींटियों जैसे लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बरसेरकर ने भावहीन चेहरे से टिप्पणी की। उसका इरादा उकसाने का बिल्कुल नहीं था। बात बस इतनी थी कि सामने बैठे छात्रों को देखकर वह सचमुच निराश हो गया था। उसकी निगाहें विद्यार्थियों के छोटे समूह पर घूम रही थीं। बरसेरकर की नज़र कुछ विद्यार्थियों पर दूसरों की तुलना में अधिक देर तक टिकी रही, लेकिन वे अधिकतर चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे, जैसे कि किलियन ज्यूस और उसके साथी। कुछ देर बाद उसका ध्यान प्रोफेसरों, विशेष रूप से एलिस जेनोविया पर केंद्रित हो गया। उसने उसे सबसे देर तक देखा, उसके चेहरे पर उत्साह और युद्ध की भावना की झलक दिखाई दी। मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा, उसने घोषणा की, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक गया जब वॉरलॉक सेंटोर ने उसे एक तरफ खींच लिया। अब हम चलते हैं, बाकी सब काम स्टाफ संभाल लेगा। वे आपकी क्रिस्टल घड़ियों को हमारे नेटवर्क सिस्टम में जोड़ देंगे ताकि आपको जल्द ही आवश्यक जानकारी मिल सके। हम बैटल एक्सचेंज के बारे में और अधिक जानकारी भी आपकी क्रिस्टल घड़ियों पर भेजेंगे। आराम करें और बैटल एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाएं। वॉरलॉक सेंटोर ने मुड़कर कहा। उसने बरसेरकर को अपने साथ खींचा और बिना पीछे मुड़े होटल से निकल गया। क्या बरसेरकर युद्ध शुरू होने से पहले ही हमसे लड़ना चाहता है, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? तीसरी कक्षा के एक छात्र ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन सन्नाटे के कारण उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अधिकांश छात्र सुन सकें। आखिरकार बैटल एक्सचेंज आधिकारिक तौर पर एक हफ्ते में शुरू हो रहा है, लेकिन हम बैटल एक्सचेंज शुरू होने से कई दिन पहले मेको आए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। इसके पीछे कुछ कारण है, किलियन के समूह के एक अन्य छात्र पीटर ग्राम ने बिना और स्पष्टीकरण दिए कहा। अन्य छात्र एलिस और अन्य प्रोफेसरों की ओर मुड़े, लेकिन उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसके विपरीत प्रोफेसरों ने रिसेप्शन की ओर टिकी उनकी निगाहों को अनदेखा कर दिया और विषय बदल दिया। रिसेप्शन पर अपना नाम दर्ज करा लें, फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। अपनी क्रिस्टल घड़ियों पर कड़ी नजर रखें और अगले कुछ दिनों तक ओरिजिन एक्सपेंस में ज्यादा समय न बिताएं। ओलिवर ज्यूस ने निर्देश देते हुए खुद भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाया। छात्र उनके पीछे पीछे चले गए, जबकि एलिस अपनी जगह पर ही रही। उसने कालेब और माइकल की ओर देखा, जो पहले ही अपनी दुनिया में लौट चुके थे और उत्साह से बातें कर रहे थे। वे इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे थे कि उन्हें बैटल एक्सचेंज शुरू होने से एक सप्ताह पहले मेको क्यों आना पड़ा। इसके विपरीत उनके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि वे किसी बात को लेकर चिंतित हैं, यहां तक कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस द्वारा बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले कुछ लोगों के नाम उजागर करने के बाद भी नहीं। एलिस को बरसेरकर की उपस्थिति से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी निगाहें उस पर पड़ी तो एलिस भी बरसेरकर का दबाव महसूस कर सकी। उसने जानबूझकर छात्रों को उकसाया और अपनी उपस्थिति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्षण भर के लिए उनमें से प्रत्येक पर ध्यान केंद्रित किया।
ये स्पष्ट रूप से यह संकेत देने का प्रयास था कि यदि उनकी युद्ध क्षमता उसके मानकों के अनुरूप नहीं हुई तो वह कल से उनकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर देगा। बर्सेकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के उच्च अधिकारी मानव जाति के फ्लैचलिंग्स को डराने के लिए हमेशा एक जैसी रणनीति अपनाते थे। वे उन्हें फ्लैचलिंग्स इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की थी। फ्लैचलिंग्स को अभी बर्सेकर्स और वॉरलॉक सेंटोस का सम्मान अर्जित करना बाकी था। यही एक कारण था कि बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले मानव प्रतिभागी आधिकारिक रूप से शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही वहां पहुंच गए थे। इसके और भी कारण थे, लेकिन प्रोफेसरों ने अपने छात्रों को इसके बारे में नहीं बताया। यह आवश्यक था कि छात्र स्वयं ही स्थिति को समझें और स्वाभाविक रूप से उसके अनुकूल ढल जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एलिस चिंतित नहीं थी। वह बेचैन थी, उम्मीद कर रही थी कि सप्ताह सुचारू रूप से बीत जाएगा। बस यही उसकी आशा थी। जीवों को आने की अनुमति नहीं है, माइकल की ओर मुंह किए हुए वॉरलॉक सेंटोर ने कहा। उनकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही माइकल के प्रति उनका तिरस्कारपूर्ण रवैया। फिर भी माइकल असमंजस में था। क्या छोटे बच्चों को पुस्तकालय में जाने की अनुमति नहीं है? उसने पूछा। तुम्हें हमारा ज्ञान चाहिए, है ना? वॉरलॉक सेंटोर ने जवाब दिया। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे में आपको हमारा सम्मान और विश्वास हासिल करना होगा। हम पिलोक में फ्लैचलिंग्स की मौजूदगी को केवल बर्दाश्त करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वॉरलॉक सेंटोर की बात सुनने से यह बात समझ में आई कि बैटल एक्सचेंज के प्रतिभागी आधिकारिक शुरुआत से एक सप्ताह पहले पिलोक क्यों पहुंचे थे। यदि वे पिलोक में किसी भी सुविधा का उपयोग अपनी शक्ति या ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते थे, तो उन्हें फ्लैचलिंग्स से ऊपर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरी मौजूदा स्थिति में तो मैं पिलोक में कुछ भी खरीद भी नहीं पाऊंगा, है ना? माइकल ने पूछा, जिसका जवाब एक साधारण से सिर हिलाकर दिया गया। माइकल थोड़ा निराश था, लेकिन उन्हें उनके तर्क में कोई कमी नहीं दिखी। ओरिजिन एक्सपेंस में बर्सेकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के अलग अलग स्पॉन पॉइंट हैं। उन्हें उन अधिकांश वस्तुओं को प्राप्त करने में आसानी होनी चाहिए जो मानव लॉर्ड्स के लिए मुश्किल से मिलती हैं। माइकल को पूरा यकीन था कि ओलंपस बर्सेकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के साथ कृषि प्रकार के ब्लूप्रिंट का आदान प्रदान करना चाहेगा। क्राफ्ट विटन ने उसे कुछ बातें बताईं, जिनमें ये भी शामिल था कि ओलिवर ज़्यूस और किलियन ज़्यूस को विभिन्न कारणों से बर्सेकर्स और वॉरलॉक सेंटोस से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए मेकू भेजा गया था। इसके कारणों में ट्राइटन एलायंस और ओलंपस के बीच एक दीर्घकालिक व्यापार अनुबंध स्थापित करना और कृषि परियोजना सहित कई परियोजनाओं में भारी निवेश करना शामिल था। बर्सेकर्स के साथ व्यापार करना इतना आसान नहीं होना चाहिए, ये देखते हुए कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन मेरे साथ सौदा करने के लिए अपने राजस्व हिस्से का 18% छोड़ने को तैयार था। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा जहां क्राफ्ट विटन खड़ा था। वॉरलॉक सेंटोर ने बुरे आदमी को तब तक देखा तक नहीं था जब तक माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अचेतन रूप से पीछे हट गया और लगभग सहज रूप से युद्ध की तैयारी के लिए अपनी कलाकृतियों को प्रकट कर लिया। सौभाग्य से बूढ़े आदमी के बारे में कुछ भी महसूस न कर पाने पर उसने खुद को रोक लिया। क्राफ्ट विटन ने खुद को पूरी तरह से छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो वह बूढ़ा व्यक्ति मौजूद ही न हो। ऐसा करने के लिए या तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई अत्यंत शक्तिशाली छलावरण क्षमता थी, या उसकी छलावरण तकनीक उच्चतम स्तर की और पूर्ण रूप से निपुण थी, या वह वॉरलॉक सेंटोर से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वॉरलॉक सेंटोर को यह पुष्टि करने के लिए दूसरी नजर डालने की भी आवश्यकता नहीं थी कि यदि वह चाहे तो बूढ़ा व्यक्ति बिना उंगली हिलाए उससे पराजित कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी परंपराओं का सम्मान करेंगे। भले ही आप ऐसा न करना चाहें, लेकिन अगर आप पिलोक में रहना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा, वॉरलॉक सेंटोर ने अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। उसका अक्सर शक्तिशाली लोगों से सामना होता था, लेकिन वे आमतौर पर उनकी परंपराओं का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने उनके पवित्र नियमों का उल्लंघन किया तो क्या होगा। हालांकि मानव शक्तिशाली व्यक्ति शायद ऐसा करने के लिए इच्छुक न हो। मेरी चिंता मत करो, मैं बस उसका पीछा कर रहा हूं, क्राफ्ट विटन ने माइकल की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर माइकल ने कुछ बनावटी मुस्कान दी। पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए मुझे अपनी स्थिति भी बदलनी होगी, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिसकी पुष्टि वॉरलॉक सेंटोर के अवचेतन रूप से राहत की सांस लेने के बाद हुई। माइकल ने वॉरलॉक सेंटोर और बूढ़े आदमी के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुना, फिर उसने बातचीत का रुख अपनी ओर मुड़ते हुए कहा, तो फिर मैं अपनी स्थिति कैसे बदल सकता हूं? मुझे पता है कि वॉरलॉक सेंटोर और बर्सेरकर अपनी स्थिति को प्लेयर्स, योद्धा, चैंपियन, कॉम्बैट लॉर्ड, सेक्रेड डिवाइनर और युद्ध देवता में विभाजित करते हैं,
लेकिन प्लेयर्स बनने के लिए मुझे वास्तव में क्या करना होगा और योद्धा बनने के क्या फायदे हैं? माइकल ने पढ़ा कि प्लेयर्स में अधिकतर नागरिक थे जिन्होंने युद्ध चिन्ह प्रकट नहीं किया था। अधिकांश जागृत योद्धा थे, लेकिन माइकल को बस इतना ही पता था। तुम प्लेयर्स नहीं बन सकते क्योंकि तुम हम में से एक नहीं हो। हालांकि चूंकि तुम टियर 2 वॉर रून वाले लॉर्ड हो, इसलिए 5 साथी योद्धाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करके तुम योद्धा बन सकते हो। जब तक कोई चैंपियन तुम्हारे लिए सिफारिश करता है, तुम भी योद्धा बन जाओगे। चैंपियन बनने के लिए आपको ओरिजिन एक्सपेंस में कुछ हासिल करना होगा या मेरिट पॉइंट अर्जित करने होंगे। मेरिट पॉइंट कई तरीकों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें युद्ध प्रतियोगिताओं में जीतना, अखाड़े में दांव लगाना, कॉम्बैट लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित मिशनों को पूरा करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा चैंपियन बनने के लिए आपको अपनी युद्ध क्षमता में एक निश्चित सीमा को पार करना होगा। पिलोक की लाइब्रेरी के रिसेप्शन के पीछे बैठे वॉरलॉक सेंटोर ने जवाब दिया और फिर जोड़ा, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह से कॉम्बैट लॉर्ड नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह शुरू से ही नहीं सोचता कि मैं कभी चैंपियन बन पाऊंगा। क्या दूसरे दर्जे का लॉर्ड होना कोई मायने नहीं रखता, या वह सोचता है कि मैं कमजोर हूं? या क्या उसे सभी मनुष्यों के प्रति पूर्वाग्रह है? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। पुस्तकालय में काम करने वाला वॉरलॉक सेंटोर शायद उसके सभी सवालों का जवाब दे दे, लेकिन माइकल को यह समझ नहीं आ रहा था कि सेंटोर की आंखों में नापसंदगी और असंतोष के निशान क्यों दिखाई दे रहे थे, या फिर उसे पहले अन्य मनुष्यों के साथ बुरा अनुभव हुआ हो। एक योद्धा और एक चैंपियन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? माइकल ने पूछा। हालांकि उसने तुरंत देखा कि वॉरलॉक सेंटोर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने निराशा में आह भी भरी, इतनी जोर से कि माइकल सुन सके। माइकल की आह सुनकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, शिष्टाचार की किताबों में मुझे योद्धाओं और चैंपियनों के बीच के दर्जे का अंतर नहीं बताया गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक चैंपियन के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार करूं? अब वॉरलॉक सेंटोर की बारी थी भौहें चढ़ाने की। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, माइकल ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुशी खुशी उन सभी को बता दूंगा जिनके साथ मैंने गलती से बुरा बर्ताव किया है कि यह आपने ही कहा था कि यह ठीक है, श्रीमान क्लेरस मैकाल। माइकल ने वॉरलॉक सेंटोर की वर्दी पर लिखे नाम टैग को पढ़ा और उसे लगातार घूरता रहा। वॉरलॉक सेंटोर के चेहरे के भाव बदल गए और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है हमारे छोटे फ्लेचलिंग में कुछ हिम्मत है। ठीक है, आप सामाजिक स्थिति में अंतर जानना चाहते हैं, है ना? क्लेरस मैकाल के रवैये में अचानक बदलाव आया। उसने गौर किया कि माइकल किसी को भी उसे नीचा दिखाने नहीं देता था, और उसने बिना क्रोधित हुए अपनी समस्या बताई। ये बरसेरकाज या पिछले कुछ वर्षों में पिलोक आए अधिकांश प्रतिभाशाली मानवों से कहीं अधिक था। माइकल थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक कि क्लेरस मैकाल ने बोलना जारी नहीं रखा। सरल शब्दों में कहें तो सभी जागृत योद्धा बन जाते हैं। जागृत और अप्रजागृत लोगों के बीच का अंतर लगभग एक जैसा ही होता है। आपको विशेष लाभ, सरकार से आर्थिक सहायता और कई वर्षों तक सैन्य प्रशिक्षण मिलता है, जिससे आप और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रतिभाशाली योद्धाओं को अलग अलग शहरों में भेजा जाता है ताकि वे अपने से अधिक शक्तिशाली साथियों के साथ प्रशिक्षण ले सकें और एक दूसरे के कौशल को निखार सकें। सबसे शक्तिशाली जागृत योद्धाओं को पिलोक में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां वर्षों से सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अधिकांश प्राचीन संरचनाओं को स्थानांतरित किया गया है। योद्धाओं को हर हफ्ते एक प्राचीन संरचना का उपयोग निःशुल्क करने की अनुमति है। अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्रों के लिए अनुरोध करना पड़ता है और योग्यता अंकों और अन्य माध्यमों से भुगतान करना पड़ता है। क्लेरस मैकाल ने माइकल की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए शांत भाव से समझाया। माइकल ने बस सिर हिलाया। उसे लगा कि सभी जागृतों को प्रशिक्षित करना और बाकी प्रतिभाशाली लोगों को अन्य स्थानों पर भेजना एक अच्छा विचार है, जहां वे एक साथ मिलकर एक दूसरे को निखार सके और अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकें। अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने में सक्षम लोगों को उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजा जाएगा, जहां सबसे प्रतिभाशाली लोगों को प्राचीन संरचनाओं जैसी उन्नत तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। थोड़ी सी खोजबीन से ही पता चल गया कि पिलोक में कुछ विशेष प्राचीन प्रशिक्षण केंद्र स्थित थे। उदाहरण के लिए, इनमें से एक का उपयोग शरीर के भीतर ऊर्जा वाहिकाओं की जांच करने और कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के तरीकों पर शोध करने के लिए किया जा सकता था। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में मजबूत ऊर्जा वाहिकाओं के लाभों का पूरा उपयोग भी किया जा सकता था। इस तरह विशेष मार्शल आर्ट तकनीकों को कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति और प्रभावशीलता के साथ प्रयोग में लाया जा सकता था।
माइकल को भी प्राचीन संरचनाओं में रुचि थी, इसलिए उसने क्लेरस की बात ध्यान से सुनी। क्लेरस ने आगे कहा, योद्धाओं का दर्जा प्लेरस से कहीं अधिक ऊंचा है। वे हमारी जातियों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं और उत्पत्ति विस्तार से संसाधन उपलब्ध कराते हैं। उन्हें पुस्तकालय की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने और विशेष छूट के साथ अधिकांश सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। लेकिन चैंपियन बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। उनके लिए अधिकांश सुविधाएं निःशुल्क हैं और उन्हें पिरोग स्थित पुस्तकालय की दूसरी और तीसरी मंजिल में जाने की अनुमति है। यदि आप सम्मान की चुनौती में जीवित रहने के प्रति आश्वस्त नहीं हैं, तो उनका अनादर करने से बचना चाहिए। चैंपियन शक्तिशाली होते हैं, अपनी प्रजा को सम्मान दिलाते हैं और बरसेर्कस और वॉरलॉक सैंटोस दोनों की अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। लंबी व्याख्या के बाद क्लेरस ने सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुक गया। माइकल कुछ कहने ही वाला था कि क्लेरस ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। एक पल रुकिए, आपको ये भी सुनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इंसान हैं और यह आपके बारे में है। क्लेरस ने एक और गहरी सांस लेते हुए कहा, मानव योद्धाओं के अधिकार बरसेर्कस या वॉरलॉक सैंटोस की तुलना में सीमित हैं। इसमें पुस्तकालय में प्रवेश करने, हमारी प्राचीन संरचनाओं का उपयोग करने और खरीदारी के कोटे का अधिकार शामिल है। ये सुनकर माइकल के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बरसेर्कस और वॉरलॉक सैंटोस नस्लवादी होंगे। क्लेरस ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमने यह इसलिए किया ताकि मनुष्य हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण करने की कोशिश न करे। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आपकी कंपनियों ने हमारे कुछ चैंपियनों को अपना सारा सामान उन्हें बेचने के लिए मजबूर न किया होता, तो यह समस्या ही न होती। आपकी एक कंपनी ने तो हमारे चैंपियनों का अपहरण करने की भी कोशिश की, जिसके कारण पवित्र भविष्यवक्ता को हस्तक्षेप करना पड़ा। ओह, माइकल ने आगे कहा, उसे लालची मानव लॉर्ड्स द्वारा चैंपियंस का अपहरण करके उनका शोषण करने और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करने की कल्पना करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अगले 10 मिनट तक माइकल क्लेरस की बातें सुनता रहा। उसे जो जानकारी मिली वह बहुत उपयोगी थी। हर जानकारी उसके दिमाग में समाहित हो गई और जल्द ही एक योजना आकार लेने लगी। चलिए पहले योद्धा बनने से शुरुआत करते हैं। चूंकि उसे पुस्तकालय और अन्य अधिकांश सुविधाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए माइकल ने कुछ देर के लिए पिलोक में घूमने का विकल्प चुना। वह ऊब नहीं रहा था या ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वह क्राफ्ट विटन के साथ थोड़ी बातचीत करना चाहता था। माइकल ने फुसफुसाती ऊर्जा पर अपनी सीमित पकड़ का फायदा उठाते हुए क्राफ्ट विटन से कुछ सवाल पूछे ताकि उनके बीच की बातचीत गुप्त रहे। क्या आप ट्राइटन गठबंधन में ज़्यूस परिवार की बातचीत का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ चलने के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए थे, या मैं गलत हूं? माइकल ने सीधे सीधे पूछा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी गति धीमी कर ली कि वह और क्राफ्ट विटन एक दूसरे के बगल में चले। यह समझना मुश्किल नहीं था कि क्राफ्ट विटन हेलेन एस्कलन का अधीनस्थ नहीं था, बल्कि हेलेन एस्कलन ही क्राफ्ट विटन की अधीनस्थ थी। हालांकि माइकल को कभी समझ नहीं आया कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन का एक उच्च पदस्थ अधिकारी उसके साथ बैटल एक्सचेंज क्यों गया। ये बात बिल्कुल समझ से परे थी, खासकर अगर यह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए था। ज़्यूस परिवार काफी परेशान करने वाला है, लेकिन बरसेर्कस और वॉरलॉक सैंटोस के साथ उनकी बातचीत देखना उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से मैंने आपके साथ आने का फैसला किया। क्राफ्ट विटन ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा, मेकू की यात्रा करने का मेरा निर्णय तब अंतिम रूप से तय हुआ जब मैंने सुना कि आपको, हमारे निवेशकों में से एक को, अंतरआयामी ध्वज युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया है। मैंने उस हास्यास्पद सजा के बारे में सुना है और मैंने कुछ और कार्यों को निपटाने के साथ साथ अपने निवेशक को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। माइकल को ये बात पहले से ही समझ आ चुकी थी। जब उसने एक साधारण युवक होते हुए भी कई तरह की सोलो ट्रेड्स का इस्तेमाल करके तीसरे स्तर के एक शिक्षक को हरा दिया, तो कई शक्तिशाली लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था। यही कारण था कि उसकी सजा एक कठिन काम के बजाय और अधिक मजबूत बनने और नए संबंध बनाने का अवसर बन गई। एक बात है जिसके बारे में मैं हमेशा से सोचता रहा हूं, माइकल ने क्राफ्ट से कहा, जिसने उसकी ओर सिर घुमाया। हेलेन एस्कलन ने कृषि परियोजना के लाभ हिस्से के 18% की मेरी बेतुकी मांग क्यों स्वीकार कर ली। भले ही फ्लेचलिंग होने के कारण माइकल पिलोक की दुकानों से कुछ भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के लिए काम करने वाले पर्याप्त मानव लॉर्ड पिलोक में बस सकते हैं और सामाजिक स्तर पर ऊपर चढ़ सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार जब वे योद्धा या चैंपियन बन जाएंगे,
तो जागृत लोगों के लिए कृषि से संबंधित ब्लूप्रिंट खरीदना आसान हो जाएगा और उन्हें अपने मुनाफे का लगभग 5वां हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। हालांकि माइकल को ऐसा लगा जैसे बूढ़े आदमी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हों। मुझे लगता है कि आप और बैटल एक्सचेंज के अन्य प्रतिभागियों को मिले अवसर को कम आंक रहे हैं। जब ट्राइटन एलायंस का गठन हुआ तो पहले मनुष्यों को मेकू के शहरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और हमारी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई। दुर्भाग्य से कुछ लॉर्ड्स लालची हो गए। वे मानव क्षेत्र में वापस जाना चाहते थे, लेकिन वे बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के माल से अपना संबंध नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए इन मूर्खों ने कुछ बरसेरकर चैंपियंस का अपहरण करने का फैसला किया। क्राफ्ट विटन ने अंतिम वाक्य के बाद गहरी सांस ली। उन्होंने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया और आगे कहा, बेशक बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने गठबंधन तोड़ने और पूरी मानव जाति के साथ युद्ध छेड़ने पर विचार किया। सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों ने अपराधियों को पकड़ लिया, बरसेरकर चैंपियंस को रिहा कराया और उन्हें वापस ले आए। उन्होंने अपराधियों को भी सौंप दिया और क्षमा मांगी। हालांकि एक बार किसी का विश्वास तोड़ दिया जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को टेकुर से ही काफी परेशानी थी, वरना हम उनके साथ युद्ध छेड़ रहे होते। क्राफ्ट ने गहरी सांस ली, जिससे माइकल को नई जानकारी को समझने का समय मिल सके। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस ने फिलहाल मानवता को माफ करने का फैसला किया। उन्होंने उन लॉर्ड्स को मौत की सजा दी जिन्होंने उनके बरसेकर चैंपियंस का अपहरण किया था, और सभी मनुष्यों को उनके शहरों और बस्तियों से बाहर निकाल दिया। सभी मनुष्यों ने अपना दर्जा खो दिया और बरसेकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से जुड़े सभी दुकानों और बाजारों में उनकी खरीदारी पर सीमा लगा दी गई। केवल मानव जाति के सबसे युवा प्रतिभाशाली लोगों, बैटल एक्सचेंज और इंटरडायमेंशनल फ्लैग वॉर के प्रतिभागियों को ही अपना दर्जा बढ़ाने की छूट दी गई। इसका मतलब है कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के पास बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से कृषि प्रकार के ब्लूप्रिंट की भारी संख्या प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन की स्थापना कई सर्वोच्च परिवारों या उच्च कुलीनों द्वारा नहीं की गई थी। हमारे पास इतने सारे प्रतिभाशाली लॉर्ड्स काम नहीं करते हैं, और अगर आप बैटल एक्सचेंज में भाग लेने के लिए पर्याप्त शक्ति वाले लॉर्ड्स को भी शामिल करते हैं तो और भी कम है। क्राफ्ट विटन ने पूरी ईमानदारी से खुलासा किया और फिर हल्के से जोड़ा, शुरुआत में तो हमने कृषि परियोजना को लगभग छोड़ ही दिया था। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना हमारा सपना था, इसलिए हमने इस परियोजना में निवेश किया। लेकिन ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा खर्चीली साबित हुई और परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। अगर आप अचानक और अप्रत्याशित रूप से कहीं से ना आ जाते तो शायद ये परियोजना बंद ही हो जाती। जब बूढ़े व्यक्ति ने बंजर भूमि को उपजाऊ फसलों से भरपूर भूमि में बदलने के अपने सपने के बारे में बताया तो माइकल को थोड़ा अजीब लगा। ये स्पष्ट था कि बूढ़े व्यक्ति की बंजर भूमि को प्रकृति से समृद्ध भूमि में बदलने की सच्ची इच्छा थी। ये प्रशंसनीय था और इसी से यह बात समझ में आती थी कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन उसमें इतना निवेश करने को क्यों तैयार था। उन्होंने लगभग अपने सपनों को छोड़ ही दिया था क्योंकि उस समय ये संभव नहीं था। अगर माइकल समय पर न आते तो शायद वे अपना प्रोजेक्ट पहले ही बंद कर चुके होते। यह माइकल और बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन दोनों के लिए फायदे का सौदा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन की कृषि परियोजना और अन्य परियोजनाओं की प्रगति से उत्सुक होकर माइकल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से थोड़ी और बातचीत करने का फैसला किया। उसे अभी यह पता लगाना बाकी था कि क्राफ्ट विटन आखिर कौन था, लेकिन ये बाद में भी हो सकता था। ऐसा तो था नहीं कि वह बूढ़ा आदमी उससे इतनी जल्दी भाग जाएगा। पूरा 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया जब तक कि वे आखिरकार अपने गंतव्य यानी अखाड़े में नहीं पहुंच गए। फ्लेचलिंग होना बेकार था, इसलिए माइकल ने जल्द से जल्द योद्धा बनने का फैसला किया। अगर वह जल्द ही चैंपियन बन जाए तो और भी अच्छा होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह इतना आसान नहीं होगा। एक योद्धा के रूप में पुस्तकालय के भूतल में प्रवेश कर पाना फिलहाल के लिए काफी है। युद्ध शुरू होने के बाद जो भी होगा उस पर माइकल बाद में ध्यान दे सकता है। फिलहाल उसने योद्धा के रूप में पहचान बनाने का सबसे आसान तरीका चुना है। वह कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से लड़ने के लिए तैयार है। माइकल थोड़े उत्साह के साथ विशाल आधुनिक अखाड़े में दाखिल हुआ। क्राफ्ट से बात करना भले ही अच्छा और मनोरंजक हो, लेकिन शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और प्रेरणा देता था। अंदर से देखने पर अखाड़ा कोलोसियम के आधुनिक संस्करण जैसा दिखता था।
केंद्र में 10 से अधिक युद्ध अंगूठे थे जो एक सुरक्षा कवच से घिरे हुए थे और दर्शकों और अन्य योद्धाओं के लिए लड़ाई देखने के लिए सीटों की कतारें लगी हुई थीं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? माइकल ने अन्य छात्रों को ढूंढते हुए सोचा। अब तक अन्य छात्रों को ये पता चल जाना चाहिए था कि वे अपने फ्लेचलिंग होने की स्थिति का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन अखाड़े में लड़ने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। पिलोक में कई स्टेडियम हो सकते हैं, लेकिन यह उन 4 स्टेडियमों में से एक था जो उनके होटल के पास थे। माइकल को उम्मीद थी कि उसे कुछ छात्र या शायद दर्जनों छात्र भी देखने को मिलेंगे। उनमें से ज्यादातर अपने परिवार के साथ आगे की योजना बनाने में व्यस्त होंगे। वे शायद अपने माता पिता और शुभचिंतकों के साथ पिलोक में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने और बदलावों के बारे में गहन चर्चा कर रहे होंगे। इसके अलावा कई छात्र शायद बाकी का हफ्ता ओरिजिन एक्सपेंस में बिताएंगे ताकि अपने समय का पूरा फायदा उठा सकें। आखिरकार फ्लेचलिंग की स्थिति में पिलोक में 1 हफ्ता बिताना ओरिजिन एक्सपेंस में 2 हफ्ते बिताने की तुलना में नुकसान जैसा लगता है, क्राफ्ट ने समझाया। वह कुछ और कारण बता सकता था, लेकिन वह जो बात कहना चाहता था वह ये थी कि माइकल का व्यवहार असामान्य था। माइकल होटल में अपने कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ था कि वह सबको पीछे छोड़कर चला गया। उसने होटल के रिसेप्शन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने कमरे का कोड लिया, फिर गायब हो गया और लाइब्रेरी की ओर दौड़ पड़ा। मैं कभी कभार ओरिजिन एक्सपेंस में भी प्रवेश करूंगा, लेकिन क्या फ्लेचलिंग स्टेटस बनाए रखना कीमती समय की बर्बादी नहीं है? स्टेटस की समस्या के बिना भी बैटल एक्सचेंज शुरू होने से पहले अन्य बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस के साथ अभ्यास करना अच्छा विचार नहीं होगा। माइकल ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह जानता था कि अन्य छात्र ओरिजिन एक्सपेंस और बाहर के समय के अंतर का लाभ उठाकर मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे अपना कुछ समय सामाजिक मेलजोल में नहीं बिता सकते थे। खैर, जो भी हो, माइकल ने खुद से कहा। वह शुरू में सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस के करीब आने के लिए आया था। उसे पुस्तकालय में मूल भाषा के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद थी और वह अब भी ऐसा करना चाहता था। हालांकि लेक्सार्टा पुस्तकालय में प्राप्त ज्ञान को देखते हुए माइकल को यकीन नहीं था कि बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस का पुस्तकालय उसे कितना ज्ञान प्रदान कर पाएगा। लेकिन फिर भी माइकल हमेशा ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर की विदेशी जातियों को जानने की इच्छा रखता था। अंततः उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब यह पता लगाने का समय आ गया था कि बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। अखाड़ा। माइकल के अखाड़े में आने से कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वह अखाड़े में प्रवेश करने वाला पहला मानव छात्र था, जिससे बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस के बीच थोड़ी हलचल मच गई। देखो कौन आया है, एक बूढ़ा और एक जवान, 2 नन्हे नन्हे इंसान, एक बरसेर्कर ने अखाड़े में दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में तिरस्कार और घृणा का मिश्रण था। क्या ये बूढ़ी खस्ताहाल औरत तुम्हारी आया है, नन्हे बच्चे? उसी बरसेर्कर ने पूछा। वह अखाड़े के उस पार कूदा और धड़ाम से माइकल के सामने जा गिरा। उसके उतरते ही उसके आसपास की जमीन कांप उठी, जिससे माइकल के पैरों में भी कंपन फैल गई। अभिमानी, गुस्सैल और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, माइकल के सामने खड़ा 4 मीटर लंबा बरसेर्कर जाति का सटीक वर्णन करने वाला एक बेहतरीन उदाहरण था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी लाल आंखें युद्ध की भावना से भरी हुई थीं। माइकल को आश्चर्य नहीं होगा अगर बरसेर्कर खुलेआम उस पर मुक्का मार दे। दरअसल ये काफी दिलचस्प होगा। माइकल ने ईगल आइज सोलिट्रेट का उपयोग 4 स्तरों के संवर्धन के साथ किया। साथ ही उसने ईगल आइज द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को पुनः पूर्ति करने के लिए पेंडेमोनियम्स रेक्विम का प्रयोग किया। अखाड़े में उत्पन्न ऊर्जा सघन या उच्च गुणवत्ता वाली नहीं थी, यह अनछुए जंगल में व्याप्त ऊर्जा से अतुलनीय थी। फिर भी यह माइकल के ऊर्जा भंडार को पूरी तरह से भरा रखने के लिए पर्याप्त थी। उत्पत्ति जनरेटर। एक ही अखाड़े में 6। पिलोक वास्तव में एक ऐसा शहर है जिसे केवल सबसे शक्तिशाली को तैयार करने और उत्पत्ति विस्तार में सबसे बुरे के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, माइकल ने बुदबुदाया। उसने बरसेका को पीछे छोड़ते हुए उन उत्पत्ति जनरेटरों को देखा जो उच्च श्रेणी के राक्षस कोर को ईंधन के रूप में उपयोग करके हवा में व्याप्त उत्पत्ति ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। बरसेर्कर की उकसाहट माइकल के सामने पूरी तरह बेकार थी। उसका ध्यान या क्रोध आकर्षित करने के लिए कुछ और करना पड़ता। ज़ेन जुड़वा और मिस्टर क्लेन के साथ अपनी पिछली झड़प के बाद माइकल काफी शांत हो गया था। वह समझ गया था कि उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, माहौल को समझना और पिछली बार जैसी कोई घटना दोबारा होने पर क्या करना है, ये सीखना होगा। तुच्छा फ्लेचलिंग, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो?
बरसेरकर गुर्राया, उसके शरीर में मूल ऊर्जा का संचार हो रहा था। बरसेरकर के शरीर पर एक लाल झिल्ली छा गई और उसकी आंखें भी लाल हो गईं। उसकी नसें उभर आई और अगले ही पल उसने अपना सपाट हाथ माइकल के बगल में दे मारा। बरसेकर का हाथ बाल बाल माइकल से चूक गया, फिर भी माइकल ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने बरसेकर की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। क्या यही कारण नहीं है कि अधिकांश बरसेरकर्स ने लॉर्ड के रूप में अपने अधिकार खो दिए? माइकल ने सीधे सीधे पूछा। उसे अपनी आवाज में व्यंग्य का पुट डालने की जरूरत नहीं थी। उसके शब्दों ने सीधे बरसेरकर्स के दिलों पर गहरा असर डाला। वे गुस्से से चिल्लाने लगे और उनमें से कुछ तो माइकल को अखाड़े से बाहर निकालने के लिए रिंग से कूदने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें दाएं बाएं से जोरदार हंसी की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही वाक्यों से दर्जनों बरसेरकर्स के भड़क उठने की सहजता देखकर वॉलॉक सेंटोस अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मेखास, तुम क्यों हंस रहे हो? माइकल के सामने खड़ा बरसेरकर अखाड़े के उस पार चिल्लाया, और एक खास वॉलॉक सेंटोर को घूर रहा था, जिसकी 3 आंखें थीं और बाकी सभी की तुलना में उसका शरीर कहीं ज्यादा बड़ा था। वॉलॉक सेंटोर मेखास लगातार हंसता रहा। उसने बरसेरकर को नजरअंदाज कर दिया, जिसका चेहरा बिगड़ गया था। देखो, वॉलॉक सेंटोर भी मानते हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेकाबू है। अगर तुम थोड़ा शांत होते तो शायद तुम्हारा इलाका अभी भी तुम्हारे पास होता। माइकल ने एक और जोरदार प्रहार किया, लेकिन इस बार बरसेरकर खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही समय पहले 3 दुश्मनों के खिलाफ एक भीषण युद्ध में उसने अपना इलाका खो दिया था। उन दुश्मनों ने अपनी सेनाओं को मिलाकर उसके सैनिकों को थका दिया था और उसे हरा दिया था। हो सकता है कि वह और उसकी सेना अपने से 5 गुना अधिक दुश्मनों से लड़ने में सक्षम रहे हों, लेकिन युद्ध जीतने के लिए ये काफी नहीं था। वह हार गया और जीवित रहने के लिए उसे ओरिजिन एक्सपेंस छोड़ना पड़ा। फिर भी वह बाल बाल बच गया। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वह सब उससे छीन लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में कई बरसेरकर्स के साथ हुआ था। बरसेकर एक युद्धप्रिय जाति थी। हालांकि वे रणनीतिकार नहीं थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ओरिजिन एक्सपेंस में कई युद्ध हुए, जिनमें से अधिकांश में वे एक साथ कई पक्षों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन बरसेकरों को ये पसंद था। उन्हें ऐसे दुश्मनों से लड़ने की चुनौती पसंद थी जिन्हें कोई और हरा नहीं सकता था। दुर्भाग्यवश कई बरसेरकर्स ने अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा अनुमान लगा लिया था। उनकी युद्ध क्षमता असाधारण हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी छोटी मोटी चालों का इस्तेमाल करके बरसेरकर्स को कमजोर नहीं कर सकता था, और जब वे अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच जाते थे तो उन्हें मार नहीं सकता था। बरसेरकर्स के लिए गौरव और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन अन्य कई लॉर्ड्स के लिए इनका कोई खास महत्व नहीं था। उनके लिए केवल जीवित रहना और अपने दुश्मनों को हराना ही मायने रखता था, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। माइकल के सामने खड़ा बरसेरकर जोर से दहाड़ा। उसके दूसरे हाथ से लाल रोशनी की एक धारा निकली और उसने माइकल को कुचलने के इरादे से उस पर हमला कर दिया। क्राफ्ट विटन ने बरसेरकर की आंखों में हत्या का इरादा और क्रोध देखा, और वह हिलने ही वाला था कि उसने देखा कि बरसेरकर के हिलने से ठीक 1/4 सेकंड पहले माइकल ने अपना शरीर झुका लिया। माइकल ने बरसेरकर के हमले का अनुमान लगा लिया था। वह आगे बढ़ा और बरसेरकर के विशाल आकार का फायदा उठाते हुए उसके हमले को रोकने की कोशिश की। बरसेरकर का बायां हाथ जमीन पर लगने से पहले ही माइकल उसके दाहिने हाथ के नीचे से फिसलकर खतरे से बाहर निकल गया। अगले ही पल उसने एक ग्लेसिकल को बुलाया और उसे बरसेरकर के विशाल कान की ओर छोड़ दिया। हालांकि ग्लेसिकल शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह कान को भेद कर बरसेरकर के सिर के अंदर चकनाचूर हो सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा सकता था। माइकल ने ग्लेसिकल को सटीक रूप से नियंत्रित किया और उसे बरसेरकर के कान में गहराई तक छेद करने से ठीक पहले रोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि ग्लेसिकल के बरसेरकर तक पहुंचने से पहले ही उसके सिर पर गहरे लाल रंग की रोशनी की एक परत छा गई थी। माइकल के कुछ न करने पर भी ग्लेसिकल रुक जाता। कम से कम तुम्हारी समझ तो काफी अच्छी है, भले ही तुम गुस्से में हो, माइकल ने गला साफ करते हुए कहा और फिर बोला, मैं अपने असभ्य व्यवहार और तुम्हें और तुम्हारे लोगों को उकसाने के लिए माफी मांगता हूं। माइकल ने माफी मांगते समय ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसकी आवाज में तीखापन था जब उसने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी को भी मुझे कमजोर समझने दूं। तुमने ये झगड़ा शुरू किया क्योंकि तुम मेरे प्रति पूर्वाग्रह रखते हो। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज और ठंडी होती गई और माइकल के शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। हम इस मुद्दे को लड़ाई से सुलझा सकते हैं।
उसके बाद मेरे प्रति आपका पूर्वाग्रह दूर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, माइकल ने कहा। उनके लहजे से स्पष्ट था कि उन्होंने अभी अभी एक बयान और एक वादा किया है। बरसेरकर क्रोधित तो था ही, साथ ही थोड़ा आश्चर्यचकित भी। उसे माइकल से इतनी जल्दी हरकत करने की उम्मीद नहीं थी और न ही यह कि वह इंसान उस पर इतनी निडरता से हमला करेगा। माइकल के शब्द अखाड़े में गूंज उठे, इससे पहले कि वह दूसरा हमला शुरू कर पाता। बरसेरकर को होश तब आया जब उसने पहले जिस वॉरलॉक सेंटोर को पुकारा था वह उसके बगल में आ पहुंचा। थाओवा, मुझे पता है कि तुमने अभी अभी अपना इलाका खो दिया है, लेकिन वह इंसान गलत नहीं है। बस उससे मुकाबला करो और पूरी ताकत लगा दो। मेखाज ने माइकल की ओर मुड़ते हुए सुझाव दिया और आगे कहा, यह दिलचस्प होगा। माइकल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने ग्लेसिकल के माध्यम से उत्सर्जित शक्ति को शांत किया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। बरसेरकर थाओगा एक मध्य स्तरीय द्वितीय स्तर का साहसी था जिसका शरीर अत्यंत बलवान था। लाल प्रकाश थाओगा के शरीर का ही एक हिस्सा प्रतीत हो रहा था। यह उस रक्तमय आभा से भिन्न था जिसे अधिकांश बरसेरकर उच्चतर जीवन रूपों के निकट पहुंचने पर नियंत्रित करना सीख लेते हैं। माइकल का मानना था कि थाओवा बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाला एक विलक्षण योद्धा था और उसकी लाल आभा थाओवा की अनूठी शारीरिक संरचना का हिस्सा थी। थाओवा के साथ अभ्यास करके माइकल को उम्मीद थी कि वह 5 से अधिक योद्धाओं का सम्मान और मान्यता प्राप्त कर लेगा। उसकी युद्ध क्षमता के साथ साथ यह भी उसके लिए एक साधारण योद्धा से योद्धा बनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। मैं पीछे नहीं हटूंगा, थाओवा ने माइकल को ध्यान से देखते हुए कहा। वह मुड़ा और लड़ाई के अखाड़े में कूद गया जहां उसने सभी को उनके लिए जगह बनाने को कहा। अन्य बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस सहज रूप से पीछे हट गए, उन्होंने किसी भी तरह से थाओवा को रोकने की हिम्मत नहीं की। माइकल ने अपने सामने के दृश्य को उत्सुकता से देखा। मेखाज ने ये देखा और समझाया, वह कुछ दिन पहले तक चैंपियन था। अपना क्षेत्र खोने के साथ ही उसने अपना रुतबा भी खो दिया। अब जब वह लौट नहीं रहा तो अपना रुतबा वापस पाना और भी मुश्किल होता जाएगा। माइकल ने मेखाज की ओर देखा, उसके होंठ एक पल के लिए दबे रहे। फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। मेरे आने के कुछ ही घंटों बाद एक चैंपियन से लड़ना, ये तो बहुत रोमांचक है, उसने जवाब दिया, जिस पर वॉरलॉक सेंटोर ने उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। क्या आपको पता भी है कि T3 में आगे बढ़ने से पहले चैंपियन बनने का क्या मतलब होता है? मेखाज ने पूछा। माइकल ने अपना सिर हिलाया। उसे पता नहीं था और सच कहें तो उसे परवाह भी नहीं थी। इसका मतलब है कि वह तीसरे स्तर के किसी अन्य चैंपियन के खिलाफ भी अपनी ताकत बरकरार रख सकता है। वह तीसरे स्तर के योद्धाओं को हराने के लिए काफी मजबूत है, मेखाज ने विस्तार से बताया। माइकल स्पष्टीकरण के लिए आभारी था, लेकिन वह केवल कंधे उचका सकता था। तो क्या हुआ? वह अकेला ऐसा नहीं है जो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ सकता है। थाओवा द्वारा सभी को युद्ध के मैदान से बाहर जाने का आदेश देने के बाद उसके और माइकल के पास पूरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी। मेखाज और अन्य वॉरलॉक सेंटोर युद्ध देखने के लिए बैठने की अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। इसी बीच बरसेरकर्स जोर जोर से चिल्लाते हुए थाओवा को माइकल की जमकर पिटाई करने के लिए कह रहे थे। माइकल ने बरसेरकर्स को अनदेखा कर दिया। उसने क्राफ्ट विटन की ओर देखा, जो बिना किसी चिंता के पहली पंक्ति में बैठ गया था। माइकल के बारे में चिंतित होने के बजाय उस बूढ़े व्यक्ति की जीवंत आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। तैयार हो, तुच्छ मनुष्य? थाओवा ने काले रंग की उंगलियों के जोड़ प्रकट करते हुए पूछा। इन जोड़ों की सतह पर कई छोटे छोटे मंत्र खुदे हुए थे, जिनसे इतना दबाव उत्पन्न हो रहा था जो पौराणिक अंगूठी कलाकृति की ड्रैगन शक्ति के बराबर था। क्या वे लेजेंडरी टियर 2 आर्टिफैक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं? ये तो कमाल है, माइकल ने सोचा। उसका दिल उत्साह से भर उठा। अगर उसे वो लोहार और जादूगर मिल जाए जिसने थाओवा के नक्कल्स बनाए थे, तो वो एक कस्टमाइज्ड लेजेंडरी वेपन आर्टिफैक्ट भी हासिल कर सकता है। तब तक उसके पास कई वंशजों से भी बेहतर उपकरण होंगे। काली उंगलियों को देखकर माइकल ने अपने होंठ चाटे और कुछ ही समय बाद उसने वाइवेंटूथ स्पीयर और अपना स्पिरिट आर्मर सेट प्रकट कर लिया। जहां तक पौराणिक अंगूठी की बात है, माइकल इसे सामान्य परिस्थितियों में कहीं नहीं रखता। इसके बजाय वह इसे अपने पास रखता और जब भी संभव होता ड्रैगन माइट की ऊर्जा में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा डालता रहता। स्पिरिट आर्मर सेट ड्रेका के अवशेष की नवीनतम रचना थी। ये गहरे नीले रंग का था और आसपास की मूल ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह के कारण तेजी से चमक रहा था। माइकल ने अत्यधिक शुद्ध जेंटियन धातु का उपयोग करके स्पिरिट आर्मर सेट बनाया था, जो उसके लिए एकदम सही था। स्पिरिट आर्मर सेट की बेदाग सतह पर एक भी जादू अंकित नहीं था, लेकिन यह स्वीकार्य था।
जैसे ही माइकल ने इसे पहना, स्पिरिट आर्मर ने अपना शक्तिशाली बाहरी प्रभाव उसे प्रदान कर दिया। उसकी सभी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि उसकी चपलता में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अपने शरीर के चारों ओर वाइवनटूथ भाला घुमाते हुए माइकल धीरे धीरे चलने लगा। स्पिरिट आर्मर सेट बने अभी कुछ ही घंटे हुए थे और यह पहली बार था जब उसने इसे पहना था। उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट आर्मर सेट को पहनने से